दोस्तों मैं विवेक रजक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस बार आपने देख ही लिया होगा हम क्या पढ़ाने आ रहे हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम जानेंगे यहाँ पर, और जो कुछ टर्म्स हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं उनको हम देखेंगे। तो जानते हैं कि टेस्टिस से शुरू करते हैं। टेस्टिस में क्या बनता है? टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। इसमें क्या स्पर्म बनता है, शुक्राणु, स्पर्म। टेस्टिस क्या है? पाउच थैलीनुमा संरचना होती है, स्क्रोटम जिसको वृषण कोश कहते हैं। एक थैलीनुमा संरचना होती है, स्क्रोटम। ऐसे जो दो टेस्टिस होते हैं ना, ये ऐसे स्क्रोटम के अंदर बंद रहते हैं। थैलीनुमा संरचना होती है, स्क्रोटम उसके अंदर बंद रहते हैं, और जिस शरीर के बाहर रहते हैं। शरीर के बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 या 3 सेल्सियस डिग्री कम होता है। जैसे शरीर का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्म कितने टेम्परेचर पर बनेंगे? स्पर्म बनेंगे 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये स्क्रोटम क्या होता है? वृषण कोश क्या होता है? ये स्क्रोटम। टेस्टिस ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम हिंदी में बोले तो वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है? जिसके अंदर टेस्टिस रहती है। वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर टेस्टिस रहती है। वृषण कोश क्या करता है? टेस्टिस का लोअर टेम्परेचर में मदद करता है। लोअर टेम्परेचर, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन होता है उसको कहते हैं पेनिस। लिंग हिंदी में कहते हैं लिंग, पेनिस कहते हैं। मेल में जो होता है उसको पेनिस कहते हैं, और फीमेल में जो होता है उसको बलवा कहते हैं, बलवा। ठीक है। और डस्टर ले लेता हूँ मिटाने के लिए। अगर टेस्टिस की मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर है। 4 से 5 सेंटीमीटर है। दिख रहा होगा आपको, लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर है। तो टेस्टिस की चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर है। और इसका वजन, टेस्टिस का वजन, तो ये एक टेस्टिस 15 ग्राम का होता है। 15 ग्राम। ये डायमेंशंस की बात कर ली मैंने। और टेस्टिस के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको अल्बुगेनिया कहते हैं। ट्यूनिका अल्बुगेनिया। कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर जिसको ट्यूनिका अल्बुगेनिया, जो आउटसाइड रहती है ट्यूनिका अल्बुगेनिया, और जो इनसाइड रहती है ट्यूनिका वैगनालिस। ट्यूनिका वैगनालिस और ट्यूनिका अल्बुगेनिया टेस्टिस। अगर मैं टेस्टिस के अंदर की बात करूं, लिख देता हूं। ट्यूनिका अल्बुगेनिया, ट्यूनिका वैगनालिस, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहती है टेस्टिस के ऊपर। और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडर्मिस ऐसे लेयर रहती है जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करता है? स्पर्म को टेम्पररी रूप से स्टोर करता है। मतलब कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोर कर लेता है एपिडर्मिस। और टेस्टिस के अंदर की मैं बात करूं, अगर अंदर का स्ट्रक्चर दिखाऊं टेस्टिस का कैसा होता है, तो ये मैंने टेस्टिस बना दिया। टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट से होते हैं, कंपार्टमेंट बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे बॉक्सेस से रहते हैं, बॉक्सेस। इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर कम से कम 250
250 कंपार्टमेंट रहते हैं, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और इन्हीं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर ऐसे यू शेप्ड फाइन फाइन ट्यूब्स रहते हैं, यू शेप्ड फाइन फाइन ट्यूब्स रहते हैं, यू शेप्ड। इन्हीं यू शेप्ड इतनी जो फाइन फाइन ट्यूब्स रहते हैं, इन्हीं ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक टेस्टिस के अंदर करीब 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। अगर हम देखें तो इंटू करा दो, तो 250 टेस्टिस के अंदर मतलब 250 सेमनीफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने ट्यूब्यूल्स होंगे? 750। मतलब एक टेस्टिस के अंदर 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं। और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनता है? हमारा स्पर्म बनता है, स्पर्म। हम बात करूं कि ये मैंने बना दिया एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये मैंने दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना दिया। इसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस रहती है, जो दो चीजों के बीच की स्पेस, जगह, खाली जगह को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल्स होती हैं? लैडिक सेल्स और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। लैडिक सेल्स और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में क्या रहती हैं? लैडिक सेल्स और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को। और लैडिक सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। मेल में एक हार्मोन सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वर्किंग क्या होती है? प्यूबर्टी के टाइम में जो मेल में चेंजेस आते हैं, बॉय में जो चेंजेस आते हैं, जैसे 16 से 18 की उम्र में जो चेंजेस आते हैं, आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूछें आ जाना, आम पिट पे बाल आ जाना, तो ये जो चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। लैडिक सेल सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल से इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। और जब ये बनता है ना, स्पर्म जब बनता है तो वो ऐसे, स्पर्म जब बनता है ना ऐसे, तो वो ऐसे सेल्स पर अटैच रहता है। ये स्पर्म है, ये ऐसे कास्टला की सेल्स पर अटैच रहता है स्पर्म, जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। जिस सेल्स पर स्पर्म अटैच रहता है उसको कहते हैं सर्टोली सेल्स। और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की बात करूं तो ये मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो जब स्पर्म जा रहा होता है, स्पर्म फीमेल यात्रा कर रहा होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा रहा होता है, तो उसको नरिश करता है, उसको पोषित करता है स्पर्म को। और ये स्पर्म का जो पासेज होता है उसको आसान बना देता है, स्पर्म की यात्रा को आसान कर देता है। क्योंकि जब आपको पता होगा, जब फ्लूइड मिल जाता है, जब एक लिक्विड मिल जाता है, लिक्विड से आसानी से स्पर्म बहकर चला जाता है। और यूरेथ्रा की बात करूं, यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब है जिसके थ्रू टॉयलेट भी यूरिन भी पास होती है और स्पर्म भी पास होता है। लेकिन ये दोनों को कभी एक टाइम पर कैरी नहीं करता। एक टाइम पर ऐसा नहीं कि यूरिन भी एक ही टाइम पर जा रही है और टॉयलेट भी एक ही टाइम पे, तो गड़बड़ हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक दरवाजा सा बना होता है, एक बॉल सी बनी होती है। उस बॉल का काम क्या होता है कि जब भी यूरिन जा रही होती है तो वो स्पर्म को आने से रोक देती है। अब बेस्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। बेस्ट डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है जो टेस्टिस को कनेक्ट करता है किससे? यूरेथ्रा से, जिससे कि स्पर्म पास हो सके। टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है जिससे कि स्पर्म पास हो सके। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। और एक और ग्लैंड और आती है, यहाँ पर एक और ग्लैंड आती है, कोपर ग्रंथि, कोपर ग्लैंड।
कोपर ग्लैंड आती। कोपर ग्लैंड का क्या काम होता है, जब सेक्स के दौरान, कोपुलेशन के दौरान ल्यूब्रिकेंट प्रोड्यूस करना, चिकना सा पदार्थ प्रोड्यूस करती कौन सी, कोपर ग्लैंड। डस्टर रख दो। ठीक है, तो बात करूं जो स्क्रोटम होता है ना, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, लेकिन ये हमेशा से एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं होता। जब हम विरूड रहते हैं, विरूड रहते हैं तो 7 महीने तक अंदर रहता 7 महीने तक अंदर रहता है। जब हम भ्रूण रहते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो जो स्क्रोटम है वो 7 महीने तक अंदर रहता है, शरीर के अंदर ही रहता है। जब पैदा होते हैं तब बाहर आता है। और मैं बात करूं, बहुत लोगों का क्या है, स्पर्म जो होता है टॉयलेट के रास्ते ही बाहर निकल जाता है, तो इससे क्या होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और जो स्पर्म काउंट कम हो जाता है, फिर वो बाप नहीं बन पाते, जिसको कहते हैं नपुंसक। और मैं बात करूं कि बहुत से लोगों का एक टेस्टिस जो होता है शरीर के अंदर ही रहता है, एक टेस्टिस जो होता है शरीर के अंदर ही रहता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्चिड। इस बीमारी को क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्चिड। अब ये जो टर्म्स लिखे हैं इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का बनना। जैसे कि फीमेल में ओवा बनना, ओवा जिसको फीमेल सेक्स सेल भी कहते हैं, और मेल में क्या बनना, स्पर्म बनना। तो इसी को जब ये बनते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और इंसेमिनेशन क्या होता है कि जब मेल स्पर्म गेट ट्रांसफर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जब स्पर्म फीमेल के अंदर जाती है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाती है, तो उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। स्पर्म और ओवम का क्या होता है, मिलना, तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन, जब फ्यूज हो जाते हैं स्पर्म और ओवम तो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब से वो यूटेरस में आता है, यूटेराइन के बॉल में अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, जब डिलीवरी होती है बेबी की तो उसको कहते हैं पार्चुरेशन। और गेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूण विकसित होता है तो उस समय को कहते हैं गेस्टेशन। और मैं बात करूं कि 3 ml सीमन में कितने स्पर्म होते हैं, 30 लाख स्पर्म होते हैं। और फर्टिलाइजेशन, बाप बनने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जितना स्पर्म जितना सीमन जरूरी होता है वो होता है 7 ml जरूरी होता है, एक ढक्कन मान लो। तो आज की क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी। अगली क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।